नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आपका आर के कोचिंग सेंटर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ठीक ठाक कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज के बेसिक के बारे में और त्रिभुज में जो हमारा यूज होगा समरूपता सिद्धांत, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। दो आकृतियां समरूप कब होती हैं, समरूपता सिद्धांत क्या है, और दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, और 6.1 ये पूरा मैं कंप्लीट कर चुका हूं। आप वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पे है वीडियो। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2, लेकिन उससे पहले एक्सरसाइज 6.2 को करने के लिए जिन भी प्रमेय की ज़रूरत पड़ेगी उन सभी प्रमेय को हम प्रूव्ड करेंगे। तो पहली प्रमेय हमारी है जो एनसीईआरटी में 6.1 के नाम से दी गई है। उस प्रमेय को आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसको इंग्लिश में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं, शॉर्टकट में उसको बीपीटी कहते हैं, और इसका एक नाम और है थेल्स प्रमेय या थेल्स थ्योरम। आज हम उसके बारे में समझेंगे कि थेल्स थ्योरम क्या है। तो थेल्स थ्योरम कहती क्या है, तो ध्यान से समझना बच्चे। थेल्स थ्योरम क्या है? तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए जो उन दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो वो त्रिभुज तो वो रेखा उन दो अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। आइए इस प्रमेय को हम बोर्ड पर लिख देते हैं। ये प्रमेय क्या है? तो हमने जैसा कि बताया कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। समांतर रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो वो दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। तो ये है हमारी प्रमेय। प्रमेय में क्या लिखा है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो वो दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। ठीक है, एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। आइए इसको समझते हैं। देखना बोर्ड पे, हमारे पास ये एक त्रिभुज है,
ABC। क्या बताया गया इस प्रमेय में कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वो खींची जाए जो दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वो रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। आइए इसका मतलब समझते हैं। एक रेखा हम खींचते हैं और हम मानते हैं कि ये BC के समांतर है और ये इन दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब ये इसको D पर और इस भुजा को E पर प्रतिच्छेद करती है। तो अब हमें प्रूव्ड क्या करना है कि इन दोनों भुजाएं जो हैं एक ही अनुपात में हैं, मतलब AD बटे में DB बराबर है AE बटे में EC के। क्या हमें सिद्ध करना है? सबसे पहले हम लिखते हैं हल और दिया है। क्या दिया है? तो दिया है DE, ये जो DE रेखा है वो समांतर है किसके? BC के। ऐसा हमें दिया है और हमें सिद्ध करना है। इस प्रमेय का मैंने नाम 6.1 प्रमेय है, आप लोग याद रखेंगे कब। तो सॉरी बच्चों, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए। तो सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध करना है AD बटे में DB बराबर है AE बटे में EC के। ये हमें सिद्ध करना है। अच्छा, इसको सिद्ध करने के लिए हमें एक रचना करनी पड़ेगी छोटी सी, इसको आप ध्यान से देखेंगे। ये हमारी प्रमेय थी, ये हमने मान लिया कि ये DE समांतर है किसके? BC के। ये दिया है और सिद्ध करना है कि इन दोनों भुजाएं ये जो हैं AC और BD एक ही अनुपात में है, मतलब ये रेखा जब आई, इसको यहाँ इसने प्रतिच्छेद किया, इसको यहाँ, तो ये दोनों अनुपात एक ही है। चलिए ठीक है, रचना क्या करते हैं? B को आप E से मिला दीजिए डॉटेड लाइन से। रचना हम जितनी भी करते हैं उन सभी को डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? B को E से मिलाया और C को D से मिलाया, इतना काम कर लेंगे आप। और DC से लंब AC पर लंब डालिए, इसका नाम दे देते हैं M। और E से भुजा AB पर लंब EN डालिए, इतना काम क्या आप कर लेंगे। तो अब हम लिखते हैं जो चीज़ हमने किया है कि B को E तथा C को D से मिलाया, C को D से मिलाया तथा और हमने क्या किया है? और हमने D से लंब DM खींचा, D से लंब, अच्छा चलो इसको शॉर्टकट लिख देते हैं। D से लंब, ये जो DM है, DM लंब खींचा किस पे? AC पर। और जो तथा ऐसा लिख सकते हैं कि जो ये EN है, देखो DM ये लंब किस पे खींचा? AC पर। और ये जो EN है, ये लंब खींचा है हमने EN, वो किस पर खींचा है? AB पर। क्या आप इतना काम कर लेंगे? तो हम क्या लिखेंगे? EN लंब है किस पर? AB पर। इतना काम हमने रचना में किया है। आइए देखते हैं आगे इसका करते हैं, तब तक आप इसको इतना नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। तो प्यारे बच्चों, अब हमें करना क्या है? यही हमें सिद्ध करना है। आइए इसको सिद्ध करते हैं।
तो हम लिखेंगे क्या, उपपत्ति। उपपत्ति जिसे प्रूफ कहते हैं, प्रूफ। प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, तो देखना करेंगे क्या इसमें, एक बार इस लाइन पे कलर डिफरेंट कर दूं, एक बार इस लाइन पे आप दो त्रिभुज लेंगे। कौन कौन से त्रिभुज लेंगे ये मैं अभी आपको बताऊंगा। और एक बार आप इस लाइन पे दो त्रिभुज लेंगे, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, इस लाइन पे कौन कौन सा त्रिभुज लेना है आइए बताते हैं। इस लाइन पे एक त्रिभुज आप ये लीजिए, ये क्या आपको दिख रहा है, ये कौन सा त्रिभुज है, ADE। तो आप लिखेंगे क्या, त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालें। तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो हम लिखेंगे क्या, 1/2। आधार क्या है इसमें, आपको दिख रहा होगा AD आधार है, और गुणे में होता क्या है, ऊंचाई। तो किसी भी त्रिभुज में अगर लंब खींचा है तो वही उस त्रिभुज की ऊंचाई होती है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये EN जो है ये इस DA पर लंब है, तो इस DA कह लो, AD कह लो, इस AD पर लंब है, तो इसका मतलब यही इसकी ऊंचाई भी होगी। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, EN। अच्छा, ये आधार क्यों है, इसका रीजन अगर कोई पूछे तो समझना ध्यान से। अगर हमारे पास ये एक त्रिभुज है और यहाँ से लंब डाला जाए तो ये जहाँ पे जिस भुजा पे 90 डिग्री बनाता है वो भुजा आधार होती है। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे अगर, तो ये देखिए ये EN है, ये इस भुजा पर 90 डिग्री बना रहा है, मतलब ये पक्की बात है कि ये आधार है। समझ आया, 1/2 आधार AD और ऊंचाई EN। ऊंचाई EN क्यों लिया, क्योंकि लंब है। आधार इसको क्यों लिया, क्योंकि जिस भुजा पर ये लंब होता है वही आधार होती है, इसका ये पहचान है। अब हम क्या, कौन सा त्रिभुज लेंगे, अब जरा ध्यान से देखना, ये वाला त्रिभुज कौन सा, ये वाला त्रिभुज, ये कौन सा त्रिभुज है, DBE। तो लिखेंगे त्रिभुज DBE में क्या लिखेंगे, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2। आधार इसका क्या है, तो ध्यान से समझना, ये इसका आधार है। आधार का नाम क्या है, DB। अच्छा सॉरी, अब गुणे में ऊंचाई, तो ऊंचाई इसकी भी EN ही है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो ये EN तो त्रिभुज से बाहर है। हाँ, ये EN त्रिभुज से बाहर है। सर इसको ऊंचाई क्यों लेंगे, तो समझना ध्यान से, ये कैसा त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये त्रिभुज आपको कैसा दिख रहा है, कहाँ गया, ये वाला DBE। तो देखना ये है DB और ये आपका है E, यहाँ बना देता हूँ, ये है DB और ये है आपका E, और यहाँ से ये मिल रहा है। तो ये कौन सा त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज। त्रिभुज का बेसिक अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, ये एक अधिक कोण त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि ये कोण इसका 90 डिग्री से अधिक है, और अधिक कोण त्रिभुज में हमेशा जो लंब खींचा जाता है वो त्रिभुज से बाहर होता है। तो देखिए ये हमने इस भुजा को आगे बढ़ा दिया और लंब यहाँ से खींच दिया, तो लंब देखो यही EN तो खींचा है, और इसको मैं E और इसको N बोल सकता हूँ। बोलो क्या आप समझ पा रहे हैं, देखो यही तो है लंब। तो लंब अधिक कोण त्रिभुज में याद रखना त्रिभुज के बाहर होता है, और यहाँ पे 90 बना रहा है, इसका मतलब ये भुजा आधार होगी, क्योंकि यहाँ पे 90 बन रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे सॉरी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसके लिए भी EN ऊंचाई है। अब हम कौन सा, इस लाइन के सभी त्रिभुज हो गए, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लो। और अब हम इस लाइन पे बनने वाले त्रिभुज लेंगे।
सर कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे, आइए दिखाते हैं। इस लाइन पे बनने वाला त्रिभुज लेना है आपको, कितना, 2। तो पहला त्रिभुज तो आप यही ले लीजिए ADE जो आप पहले लिए थे, और दूसरा त्रिभुज ध्यान से देखेंगे तो ये वाला लेना है, ये त्रिभुज। इस लाइन पे कौन सा त्रिभुज, ये त्रिभुज। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो ये त्रिभुज कौन सा है, DEC, या इसी को आप DCE कुछ भी आप बोल लें, तो लिखो क्या, DCE में त्रिभुज, मैं कलर डिफरेंस कर दे रहा हूं ताकि उस लाइन पे बनने वाला त्रिभुज आपको अलग दिखे। AC पर बनने वाला त्रिभुज पुनः लेंगे, पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल E में लिख दो, पुनः त्रिभुज EDE में ADE का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2, और फिर से वही आधार, आधार अब की बार ये है, देखना त्रिभुज वही है, आधार अब की बार क्या है, ये। क्यों? क्योंकि अब की बार लंब यहाँ पे क्या है, DM, लंब क्या है, DM, इस भुजा पर लंब है DM, इसलिए ये भुजा हो जाएगी आधार, ये नहीं होगी आधार अब की बार। तो आधार क्या है, AE, और ऊंचाई क्या है, लंब ये है DM, तो यही लंब ऊंचाई होती है, तो DM। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 3 मान लें। और अब हम लेंगे क्या, त्रिभुज ये वाला DEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। तो देखते हैं DEC का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखना ध्यान से, ये है DEC, इसमें क्या है, लंब, तो यही लंब है, क्योंकि ये भी एक अधिक कोण त्रिभुज है, देखना ये एंगल अधिक है, तो ये वाला, इसकी भुजा को आगे बढ़ाया तो ये वाला मिला, तो ये इसकी कहाँ गया, ये EC इसका आधार है, तो आधार हम लिखेंगे 1/2 गुणे में EC आधार है, और लंब क्या है, DM, लंब है DM, और इसको समीकरण 4 मानेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे क्या करेंगे, तो देखना हमें लाना क्या है, AD/DB, यहाँ पे आपको दिख रहा है AD, तो इसमें अगर भाग दे दूं मैं BD का DB का, तो AD/DB एक तरफ आ जाएगा, आएगा कि नहीं, ठीक है। AD में क्या आ जाएगा, DB, EN से EN कट जाएगा, तो AD/DB ये हमारा लेफ्ट साइड वाला आ जाएगा। तो इसलिए हम आगे लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करने पर। पॉज करके नोट कर लें। तो बच्चों यहाँ पे समीकरण 1 से समीकरण 1 को होना चाहिए, और 2 से 1 को 2 से भाग करने पर, हमने 1 को 2 से भाग कर दिया, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में आ गया DBE का क्षेत्रफल, इधर 1/2 गुणे में AD गुणे में EN, यहाँ भी 1/2 गुणे में DB और गुणे में EN। तो देखना 1/2 से 1/2 कट जाएगा, क्यों, अगर ऊपर सेम चीज़ें हैं, जो चीज़ ऊपर लिखी है वही चीज़ अगर नीचे लिखी है तो उससे कट जाता है, कुछ भी लिखा हो यहाँ पे 0.03 लिखा होता, यहाँ भी 0.03, तो कट जाता। तो इस प्रकार से ये 1/2 और 1/2 कट गया, इस EN से ये EN कट गया, तो बचा क्या, AD में DB, और इधर क्या बचा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, अब बटे में त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। इसको आप समीकरण अपनी सुविधा के लिए आप इसको समीकरण 4 मान लें, समीकरण 3 मान लें, ठीक है। मैंने फिर बोला अपनी सुविधा के लिए। अगला देखो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से समीकरण 3 को समीकरण 4 से
समीकरण 4 से भाग करने पर, भाग करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज, यही वाला तो था समीकरण, ADE का क्षेत्रफल बटे में। तो ये है बच्चों, जब इसको समीकरण 1 को 2 से भाग दिया गया तो क्या मिला, AD/DB बराबर ये, और समीकरण 3 को जब 4 से भाग दिया गया तो ये मिलेगा। ठीक है, यहाँ भी 1/2 से 1/2 कट जाएगा और DM से DM कट जाएगा तो बचेगा क्या, AE/EC। देखना बच्चों, हमें सिद्ध क्या करना था, AD/DB बराबर हो AE/EC के। देखना यहाँ पे आ गया AD/DB और यहाँ पे आ गया AE/EC। किसी तरीके से अगर AD मतलब ये समीकरण 4 वाला जो लिखा है, ये पूरा इधर वाला टर्म अगर इस वाले टर्म के इक्वल हो जाए तो AD/DB बराबर हो जाएगा AE/EC के। तो हमारा अब कंसंट्रेशन कहाँ होगा, इस वाले जो लेफ्ट साइड में लिखे हैं इन दोनों को इक्वल लाना है। ठीक है, इन दोनों को इक्वल लाने में आप ध्यान से अगर देखेंगे तो लिखा है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, और यहाँ भी वही लिखा है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो ये और ये तो पहले से इक्वल हैं। हमको दिखाना क्या है, अगर किसी तरह से त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल अगर DCE के क्षेत्रफल के इक्वल हो जाए तो हम ये डायरेक्ट बोल पाएंगे कि ये और ये बराबर है, और ये और ये अगर बराबर है तो ये और ये भी बराबर होगा, और यही मुझे सिद्ध करना है। तो आइए कैसे दिखाते हैं कि DBE और DCE का क्षेत्रफल बराबर है, तो देखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या लिखा है कि त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज BCE के क्षेत्रफल के। अच्छा सर, आपने डायरेक्ट क्यों लिख दिया, आप तो बोले थे प्रूव्ड कराएंगे। प्रूव्ड नहीं कराएंगे, इसको बता रहे हैं इसको कैसे लिख दिया। तो आपने एक पर में पढ़ा होगा क्लास 9th में कि एक ही आधार, समझ लेना पर में, एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। जैसे हमारे पास एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और ये इसको आधार हमने मान लिया, या ऊपर ही बिल्कुल त्रिभुज के जैसा अगर ले लें तो हम ये मानते हैं कि हमारे पास ये आधार है और ये एक समांतर रेखा है। अब इसके बीच में जितने भी त्रिभुज बनेंगे उन सभी का क्षेत्रफल समान होगा। कैसे सर, एक त्रिभुज मैंने ये बनाया, ठीक है, अच्छा एक त्रिभुज मैंने ये बनाया, तुम कितने भी त्रिभुज तुम खींच लो, इस लाइन को बड़ा कर दो, आप ऐसे खींच लो, इन सभी का क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। तो यहां पे देखना, ये पर में था, यहां पे देखना ये आधार है DE, इसी से ये दोनों त्रिभुज बने हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं। देखो एक ही आधार और ये समांतर रेखा, ये इसके समांतर है तो बताया ही गया है। तो ये देखो यही आधार आया, इस त्रिभुज को देखोगे तब भी यही आधार आया और ये समांतर रेखा आई। तो एक ही आधार रेखा और उसके समांतर एक रेखा है और उसी के बीच में दोनों त्रिभुज बन रहे हैं, तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होगा। तो अब हम क्या लिख पाएंगे, त्रिभुज, अच्छा अगर ये चीज़ बराबर है, इसको समीकरण आप उसको समीकरण आपने 4 नहीं माना, मैंने नहीं माना, सॉरी, उसको मान लेना, इसको मैं समीकरण 5 बोल दे रहा हूँ। तो समीकरण आप क्या लिख सकते हैं, थर्ड, समीकरण थर्ड, और ये फोर्थ, और समीकरण थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ से हम ये डायरेक्ट अब लिख सकते हैं कि AD अपान में DB बराबर है AE अपान में EC के, और यही मुझे प्रूव्ड करना था। तो थेल्स प्रमेय में ये बताया गया कि अगर कोई एक रेखा है उसके समांतर एक और रेखा खींची जाए
जो उन अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वो दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। देख लो, ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में है। ये रेखा दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में बांट रही है। AD बटे में DB बराबर है AE बटे में EC के। इस लाइन को भी इस लाइन को उसने बराबर भाग में बांटा। और ये अगर समीकरण ना समझ में आए कि समीकरण कहाँ से लिखा है, तो मैंने उसको समीकरण 4 छोड़ दिया है और उसको समीकरण 3 माना था, उससे जस्ट पहले वाले को। लेकिन अगर आपको समझ में ना आए तो जहाँ पे DBE का क्षेत्रफल है वहाँ पे आप BCE का क्षेत्रफल रख देना, बस दोनों समान हो जाएंगे। आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये दोनों बराबर हैं। और वीडियो लंबी ना हो इसके लिए हम यहीं पे रुकते हैं। इसको आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट या नोट्स बना लें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।